नमस्ते दोस्तों। आप तो जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में 9 रस समाहित हैं। तो उन्हीं रसों में एक रस है भय। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ भय और रोमांच की दुनिया में और आपको सुनाऊंगी सत्यजीत रे की लिखी हुई कहानी ब्राउन साहब की कोठी। तो शुरू करते हैं कहानी। जब से ब्राउन साहब की डायरी मिली थी, बेंगलोर जाने का मौका ढूंढ रहा था और वो मौका अप्रत्याशित रूप से सामने आ गया। बालीगंज स्कूल के वार्षिक रीयूनियन के अवसर पर अपने पुराने सहपाठी अनिकेंद्र भौमिक से मेरी मुलाकात हो गई। अनीक ने बताया कि वो बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नौकरी करता है। एक बार मेरे यहाँ घूमने फिरने आओ ना, द बेस्ट प्लेस इन इंडिया। मेरे घर में एक अतिरिक्त कमरा भी है, आओगे? स्कूल में अनीक मेरा गहरा दोस्त था। उसके बाद जैसा होता है वही हुआ। हम अलग अलग कॉलेज में दाखिल हुए। इसके अलावा वो विज्ञान का विद्यार्थी था और मैं कला का। दोनों ने विपरीत रास्ते पर चलना शुरू किया। बीच में वो विलायत चला गया। नतीजा ये हुआ कि हम दोनों की दोस्ती में भी बहुत कुछ बाधा पड़ गई। आज लगभग 12 साल के बाद उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा, आ सकता हूँ, कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहता है? एनी टाइम। बेंगलोर में गर्मी नहीं पड़ती। यही वजह है कि साहबों को वो जगह इतनी प्रिय थी। अब जब मर्जी हो चले आना। हाँ, 7 दिन पहले सूचना भेज दो तो अच्छा रहे। खैर, अब हो सकता है ब्राउन साहब की कोठी देखने का सुयोग प्राप्त हो जाए, लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि साहब की डायरी के बारे में बता दें। मुझे आप एक तरह से पुरानी पुस्तकों का कीड़ा कह सकते हैं। बैंक में नौकरी कर जितना कमाता हूँ, उसका लगभग आधा पैसा पुरानी पुस्तकों की खरीद में चला जाता है। भ्रमण की कहानी, शिकार की कहानी, इतिहास, आत्मकथा, डायरी इत्यादि बहुत सारी पुस्तकें 5 वर्षों के दरमियान मेरे पास जमा हो गई हैं। कीड़ों के द्वारा काटे हुए पन्ने, बुढ़ापे के कारण जीर्ण हो गए पन्ने, सेहत के कारण रंगहीन हो गए पन्ने, इन सब से मैं अत्यंत परिचित हूँ और ये सब मेरी प्यारी वस्तुएं हैं। और पुरानी पुस्तकों की गंध, पहली बरसात के बाद मिट्टी से जो सूंधी गंध आती है, उसकी और पुरानी पुस्तकों के पृष्ठों की गंध, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। अगरू, कस्तूरी, गुलाब, हुस्न-ए-हिना, यहाँ तक कि फ्रांस की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परफ्यूमरी के सुवास को इन दोनों के सामने हार माननी पड़ेगी। पुरानी किताबें खरीदने का मुझे नशा है और पुरानी किताबें खरीदने के सिलसिले में ही ब्राउन साहब की डायरी मिली थी। इतना बता दूं कि ये छपी हुई डायरी नहीं है। हालांकि छपी डायरी भी मेरे पास है। वो डायरी सरपत की कलम से लिखी हुई असली डायरी है। लाल चमड़े से मढ़ी हुई 350 पन्ने की रूलदार कॉपी, 6.5 इंच बाई 4.5 इंच। जिल्द के चारों ओर सोने के पानी की नक्काशी किया हुआ बॉर्डर है और बीच में सुनहरे छपे अक्षरों में साहब का नाम लिखा हुआ है, जॉन मिडल्टन ब्राउन। जिल्द उलटने के बाद पहले पृष्ठ पर साहब के हस्ताक्षर हैं और नीचे उनका पता, एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन, बेंगलोर, और उसके नीचे लिखा है जनवरी 1858। यानी इस डायरी की उम्र 113 साल है। ब्राउन साहब का नाम कई और किताबों पर था और उन्हीं किताबों के साथ ये लाल चमड़े से मढ़ी कॉपी थी। नामी पुस्तकों की तुलना में कीमत बहुत ही कम थी। मकबूल ने 20 रुपये की मांग की। मैंने 10 रुपया बताया। अंत में 12 रुपये में मामला तय हो गया। ब्राउन साहब कोई नामी आदमी होते तो इस किताब का दाम 1000 तक हो सकता था। डायरी से तत्कालीन हिंदुस्तान के साहबों के दैनंदिन जीवन के अलावा और किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त होगी, ऐसी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। सच कह रहा हूँ, शुरू के 100 पन्ने पढ़ जाने पर भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। ब्राउन साहब का पेशा स्कूल मास्टरी था। बेंगलोर के किसी स्कूल में अध्यापन का काम करते थे। साहब ने अपनी ही बातें अधिक लिखी हैं। बीच बीच में बेंगलोर शहर का भी वर्णन है। एक जगह तत्कालीन बड़े लाट साहब की स्त्री लेडी कैनिंग के बेंगलोर आने की घटना का उल्लेख किया है। बेंगलोर के फूल, फल, पेड़ पौधे और अपने बगीचे के बारे में भी लिखा है। एक जगह इंग्लैंड के सॉसेक्स अंचल के अपने पैतृक घर और बिछड़े सगे संबंधियों का उल्लेख है। उनकी पत्नी एलिजाबेथ का भी उल्लेख है, जिसका कई वर्ष पहले ही देहांत हो चुका था। उसमें सबसे रोचक बात जो है वो ये
कि साइमन नामक किसी व्यक्ति की चर्चा बार बार की गई है। यह साइमन कौन था? उसका लड़का या भाई या भांजा? ये बात डायरी से समझ में नहीं आती है। तब हाँ, साइमन के प्रति साहब के दिल में जो एक गहरा लगाव था, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। डायरी में साइमन की बुद्धि, साइमन की हिम्मत, साइमन के क्रोध, अभिमान, शरारत और मनमौजीपन वगैरह की बार बार चर्चा की गई है। साइमन अमुक कुर्सी पर बैठना पसंद करता है। आज साइमन की तबीयत ठीक नहीं है। आज दिन भर साइमन पर नज़र ना पड़ने के कारण मन खराब है। इस तरह की छोटी मोटी बातें भी हैं। इसके अलावा साइमन की बेधक मृत्यु की खबर भी है। 22 सितंबर की संध्या 7:30 बजे वज्राघात से साइमन की मौत हुई थी। दूसरे दिन भोर के समय ब्राउन साहब के बगीचे के झुलसे हुए यूकलिप्टस के पेड़ के पास साइमन की लाश मिली थी। इसके बाद 1 महीने तक डायरी में वैसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। जो है उसमें शोक और निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ब्राउन साहब ने स्वदेश जाने की बात सोची है, मगर उनका मन नहीं चाहता कि वो साइमन की आत्मा से दूर चला जाए। साहब की सेहत भी ज़रा खराब हो गई है। आज भी स्कूल नहीं गया। इस बात की चर्चा 5-5 जगहों में की गई है। लुकास नामक एक डॉक्टर का भी उल्लेख है। उसने ब्राउन साहब की सेहत की जांच की थी और दवा बता गया था। उसके बाद एकाएक 2 नवंबर की डायरी में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया गया है और इसी घटना ने मेरी नज़र में डायरी की कीमत हजारों गुना बढ़ा दी है। ब्राउन साहब रोज़ की घटना नीली स्याही में लिखते थे, पर इस घटना को लाल स्याही से लिखा है। उसमें उन्होंने एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं उसका अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तीसरे पहर अपने मन को शांत करने लाल बाग के पेड़ पौधों के पास गया था। शाम 7:30 बजे घर लौटकर जो ही ड्राइंग रूम के अंदर गया, देखा साइमन फायरप्लेस के पास अपनी प्रिय हाई बैग्ड कुर्सी पर बैठा है। साइमन, सचमुच साइमन ही था। मैं उसे देखकर आनंद से पागल हो गया और वो केवल बैठा ही नहीं है, बल्कि अपनी स्नेहपूर्ण आंखों से मेरी ओर एकटक देख रहा है। इस कमरे में रोशनी नहीं है। मेरे कामचोर खानसामा टॉमस ने यहाँ बत्ती भी नहीं जलाई है। इसीलिए साइमन को अच्छी तरह से देखने के लिए मैंने जेब से दिया सलाई बाहर निकाली। तीली के बक्से पर घिसते ही रोशनी जल उठी, मगर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। इन कई क्षणों के बीच ही साइमन गायब हो गया। इतना ज़रूर है कि मुझे ये उम्मीद नहीं है कि फिर साइमन को कभी देख सकूँगा। इस तरह भूत की हालत में भी अगर वो बीच बीच में दिख जाए तो मेरे मन से तमाम दुख दूर हो जाएं। सचमुच आज अपूर्व आनंद का दिन है। मरकर भी साइमन मुझे भूल नहीं सका है। यहाँ तक कि अपनी प्यारी कुर्सी भी उसे नहीं भूली। दुहाई है साइमन, बीच बीच में दिख जाना। इसके अलावा मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। इतना ही उपलब्ध हो जाए तो मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी शांति से जी लूँगा। इसके बाद डायरी पढ़ी नहीं जाती है। जो कुछ भी है उसमें दुख की कोई छाप नहीं, क्योंकि साइमन से ब्राउन साहब की हर रोज़ भेंट हो जाती है। साइमन के भूत ने साहब को निराश नहीं किया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, जो मुझे प्यार करता है उसकी मृत्यु के बाद भी उसका प्यार अटूट रहता है। इस ज्ञान की प्राप्ति से मुझे चरम शांति मिली है। बस इतना ही। लेकिन अब सवाल उठता है, ब्राउन साहब की वो कोठी, बेंगलोर के फ्रेजर टाउन का एवरग्रीन लॉज अब है या नहीं, और वहाँ अब भी शाम के वक्त साइमन साहब के भूत का आगमन होता है या नहीं। मैं अगर उस कोठी में जाकर एक शाम गुजारूं तो साइमन के भूत को देख पाऊंगा। बेंगलोर आने पर पहले दिन अनीक को इसके बारे में कुछ भी न कहा। उसकी एम्बेसडर गाड़ी से घूमकर पूरे बेंगलोर शहर की परिक्रमा की, यहाँ तक कि फ्रेजर टाउन को भी नहीं छोड़ा। बेंगलोर सचमुच खूबसूरत जगह है, इसलिए इस शहर के बारे में खुशियाँ जाहिर करने में मुझे झिझक नहीं हुई। बेंगलोर केवल खूबसूरत ही नहीं, कलकत्ते से आने पर यह शांत और कोलाहल शून्य शहर मुझे अयथार्थ सपनों के राज्य जैसा लगा। अगले दिन रविवार था। सवेरे अनीक के बगीचे में रंगीन छतरी के तले बैठकर चाय पीते हुए मैंने ब्राउन साहब के संदर्भ में चर्चा की। सुनकर उसने चाय की प्याली बेत की कुर्सी पर रख दी और बोला, देखो रंजन, जिस कोठी के बारे में तुमने चर्चा की वो शायद अब भी हो। 100 साल में यूँ कोई ज़्यादा अरसा नहीं होता है। तब हाँ, वहाँ जाकर अगर भूत देखने का इरादा है तो मैं इस काम में साथ नहीं दे सकता। अन्यथा मत लेना भाई,
मैं हमेशा से जरा भावुक रहा हूँ, यूं ही मज़े में हूँ। आजकल शहर में कोई उपद्रव नहीं है। भूत के पीछे दौड़ने का मतलब है जानबूझकर उपद्रव को न्योता देना। मैं इस काम में साथ नहीं दे सकता। अनी की बातें सुनने पर लगा 12 साल के दरमियान उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्कूल में वो अवश्य ही डरपोक के नाम से बदनाम था। याद आया, एक बार हमारे क्लास के जयंत और कुछ शरारती लड़कों ने मिलकर एक शाम बालीगंज के सर्कुलर रोड पर राइडिंग स्कूल के पास खुद को सिर से पैर तक सफ़ेद कपड़े से ढककर उसे डरा दिया था। अनीक इस घटना के बाद 2 दिन स्कूल नहीं आया था और अनीक के पिताजी ने हेडमास्टर वीरेश्वर बाबू के पास आकर घटना के संदर्भ में शिकायत की थी। मैं इसके बारे में कुछ कहूँ कि इसके पहले ही अनीक अचानक बोल उठा, अगर तुम्हें जाना ही है तो साथी का अभाव नहीं होगा। आइए आइए मिस्टर बनर्जी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लगभग 45 साल के एक सज्जन अनीक के बगीचे के फाटक से प्रवेश कर हंसते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। हट्टा कट्टा शरीर, लगभग 6 फीट ऊंचाई, पहनावे के रूप में सिलेटी रंग की हैंडलूम की पैंट और उस पर गाढ़े नीले रंग की टेरेलिन की बुशर्ट, गले में काला सफ़ेद बूटेदार रेशमी मफलर। अनीक ने परिचय कराया, आप हैं मेरे मित्र रंजन सेन गुप्त और आप मिस्टर हर्षकेश बनर्जी। पता चला कि वे बेंगलोर की एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में काम करते हैं। बहुत दिनों से बंगाल से बाहर हैं, इसलिए उनके लहजे में गैर बंगाली की छाप है। साथ ही ढेरों अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार करते हैं। अनीक ने बेरह को पुकार कर एक प्याली चाय लाने का आदेश दिया और फिर सीधे ब्राउन साहब की कोठी के प्रसंग को छेड़ दिया। सुनकर उन्होंने ऐसा ठहाका लगाया कि एक गिलहरी जो कुछ देर पहले से हमारी टेबल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, अपनी पूंछ उठाकर देवदार के एक वृक्ष के तने को पार कर एक बारगी ऊंची डाल पर चली गई। घोस्ट्स, घोस्ट्स, यू सीरियसली बिलीव इन घोस्ट्स? इस जमाने में भी, इस युग में भी? बनर्जी की हंसी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखा, उनके दांत सफ़ेद और मजबूत हैं। अनीक ने कहा, चाहे जो भी हो मिस्टर बनर्जी, घोस्ट आर नो घोस्ट, वैसा अगर कोई मकान है और रंजन जबकि एक अजीब धारणा पाले हुए हैं तो उसके साथ किसी शाम आप वहाँ थोड़ी देर तक रह सकते हैं या नहीं, यही बताइए। वो कलकत्ते से आया है और मेरा गेस्ट है, उसे मैं वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा। और सच कहूँ, मैं बहुत सावधान रहने वाला आदमी हूँ। अगर मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँ तो उसे सुविधा के बजाय असुविधा ही होगी। मिस्टर बनर्जी ने अपनी शर्ट की पॉकेट से एक तिरछा पाइप बाहर निकाला और उसमें तंबाकू ठूंसते हुए कहा, मुझे आपत्ति नहीं है। तब हाँ, मैं एक ही शर्त पर जा सकता हूँ, वो ये है कि मैं अपने साथ एक के बदले 2 आदमी ले जाऊँगा। अपनी बात समाप्त कर बनर्जी ने पुनः एक ठहाका लगाया और इस ठहाके के फलस्वरूप आसपास के पेड़ों से 4-5 किस्म के परिंदों की तीखी आवाज़ और पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ी। अनीक का चेहरा हालांकि जरा मलिन हो गया, मगर वो मना नहीं कर सका। कोठी का नाम क्या बताया? बनर्जी ने पूछा। एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन में? डायरी तो यही बताती है। उन्होंने पाइप से कश लिया। फ्रेजर टाउन में साहब लोगों की कुछ कोठियां हैं, कॉटेज टाइप की। एनीवे, अगर जाना ही है तो देरी करने से क्या फ़ायदा? व्हाट अबाउट आज तीसरे पहर, यही 4 बजे? इंजीनियर होने से क्या, मूड बिल्कुल मिलिट्री मैन और साहब के जैसा है। घड़ी देखकर ठीक 4 बजे हर्षकेश बनर्जी अपनी मॉरिस माइनर कार लेकर आ धमके। जब गाड़ी में बैठा तो वे बोले, साथ में क्या क्या लिया? अनीक ने फहरिस्त की सूचना दी। 5 सेल का एक टॉर्च, 6 मोमबत्तियाँ, फर्स्ट एड बॉक्स, एक बड़े फ्लास्क में गर्म कॉफ़ी, एक बक्सा हैम सैंडविच, एक पैकेट ताश, ज़मीन पर बिछाने के लिए एक चादर, मच्छरों को भगाने के लिए एक ट्यूब ओडोमॉस। और अस्त्र शस्त्र? बनर्जी ने पूछा। भूत को किस हथियार से काबू में किया जाता है? क्यों रंजन, तुम्हारे साइमन का भूत क्या सॉलिड है? खैर, मिस्टर बनर्जी ने गाड़ी के दरवाजे को बंद करते हुए कहा, मेरे पास एक छोटा सा आग्नेय अस्त्र है, इसलिए सॉलिड लिक्विड के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी रवाना होने पर बनर्जी ने कहा, एवरग्रीन लॉज की बात काल्पनिक नहीं है। मैंने अवाक होकर कहा, आपने इस बीच पता भी लगा लिया? बनर्जी एक एक कर 2 साइकिल चालकों के बगल से गाड़ी बढ़ाते हुए बोले, आई एम ए वेरी मैथेडिकल मैन मिस्टर सेनगुप्त। जहाँ जाना है वो जगह है या नहीं,
इसके बारे में पहले से ही पता लगा लेना क्या उचित नहीं है? उस ओर श्रीनिवास देशमुख रहते हैं। हम एक ही साथ गोल्फ खेलते हैं। उनसे मेरी बहुत दिनों से जान पहचान है। सुबह यहाँ से उन्हीं के घर पर गया था। उन्होंने बताया एवरग्रीन नाम का एक मंजिला कॉटेज लगभग 50 साल से खाली पड़ा है। मकान के बाहर एक बगीचा है जहाँ लोग 10 साल पहले तक पिकनिक करने जाया करते थे, पर अब नहीं जाते। मकान बिल्कुल निर्जन स्थान में है। पहले भी उस मकान में कोई एक लंबे अरसे तक नहीं रहा है। तब हाँ, किसी ने हंटर हाउस कहकर उसे बदनाम नहीं किया है। मकान के फर्नीचर बहुत पहले ही नीलाम हो चुके हैं। उनमें से कुछ कर्नल मार्शल के मकान में हैं। वो एक रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं और फ्रेजर टाउन में ही रहता है। सब कुछ सुनने के बाद लगता है मिस्टर सेनगुप्त, हमें पिकनिक करके ही लौट आना पड़ेगा। अनीक ने ताश लाकर अच्छा ही किया है। बेंगलोर की साफ़ सुथरी चौड़ी सड़क से गाड़ी से जाते जाते लग रहा था ये शहर भूत प्रेत से इतना खाली है कि यहाँ भुतहा मकान के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन उसके बाद ही मुझे ब्राउन साहब की डायरी की बात याद आ जाती थी। पागल हुए बिना आदमी इस तरह की अद्भुत बातें डायरी में क्यों लिखेगा? साइमन के भूत को ब्राउन साहब ने खुद ही देखा है, एक बार नहीं अनेकों बार। वो भूत क्या हमें एक बार भी दिखाई न देगा? मैं विलायत नहीं गया हूँ, परंतु विलायत के कॉटेज की ढेरों तस्वीरें किताबों में देखी हैं। एवरग्रीन लॉज के सामने आने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सचमुच ही इंग्लैंड के ग्रामीण अंचल के एक पुराने परित्यक्त मकान के सामने आ गया हूँ। कॉटेज के सामने ही बगीचा है। यहाँ फूलों की क्यारियों के बदले घास और झाड़ झंकाड़ हैं। लकड़ी के एक छोटे गेट, जिसे अंग्रेजी में विकेट कहते हैं, से होकर बगीचे के अंदर जाना पड़ता है। उस गेट पर एक फलक पर घर का नाम लिखा है। तब हाँ, शायद किसी पिकनिक करने वाले की जमात ने ही मजाक में एवरग्रीन शब्द के आगे एक एन जोड़कर उसे नेवरग्रीन बना दिया है। हम गेट से प्रवेश कर मकान की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ अनगिनत पेड़ पौधे हैं। 3 एक यूकलिप्टस के पेड़ हैं। बाकी जितने भी पेड़ हैं उनका नाम मुझे मालूम नहीं। बेंगलोर की हवा और पानी में ऐसा गुण है कि वहाँ किसी भी देश का पेड़ जिंदा रह जाता है। कॉटेज के सामने टाइल से छावनी किया हुआ पोर्टिको है। उसके टेढ़े मेढ़े खम्भों से होती हुई लता ऊपर की ओर चली गई है। छावनी की बहुत सी टाइलें गायब हैं। फलस्वरूप फाँक से आसमान दिखाई पड़ता है। सामने के दरवाजे का एक पल्ला टूटकर तिरछा पड़ा हुआ है। मकान के सामने के दरवाजे खिड़कियों के कांच टूट गए हैं। दीवार पर लोनी लगने के कारण ऐसी हालत हो गई है कि मकान का असली रंग क्या था इसका पता लगाना मुश्किल है। हम दरवाजे से मकान के अंदर गए। अंदर जाते ही एक गलियारा मिला। पीछे की तरफ टूटी दीवार से एक कमरा दिख रहा था। हमारे दाहिने और बाएं भी कमरे हैं। दाहिनी तरफ का ही कमरा बड़ा मालूम होता है। अंदाज़ा लगाया यही बैठक रही होगी। फर्श पर बिलायती कायदे से तख्त लगे हैं, मगर एक भी तख्ता साबुत नहीं है। सावधानी से कदम रखना पड़ता है और हर कदम पर खट खट आवाज़ होती है। हमने कमरे में अंदर प्रवेश किया। खासा बड़ा कमरा है। फर्नीचर न रहने के कारण और भी सूना जैसा लगता है। पश्चिम और उत्तर की तरफ खिड़कियों की कतार है। एक तरफ की खिड़की से गेट समेत बगीचा दिखता है। दूसरी तरफ की खिड़की से पेड़ों की कतार। क्या इन्हीं पेड़ों में से किसी पर वज्रपात हुआ था? साइमन उसी के नीचे खड़ा हुआ होगा और तत्काल उसकी मौत हो गई होगी। सोचते ही रोंगटे खड़े हो गए। अब मैंने दक्षिण तरफ की बिना खिड़की वाली दीवार की ओर देखा। बाएं कोने में फायरप्लेस है। इसी फायरप्लेस के पास ही साइमन की प्रिय कुर्सी रही होगी। कमरे की सीलिंग की ओर देखने पर मकड़ियों की जालों को झूलते हुए पाया। किसी ज़माने में एवरग्रीन लॉज खूबसूरत रहा होगा। अब उसकी हालत शोचनीय हो गई थी। मिस्टर बनर्जी शुरू में लाला लाला करते हुए विलायती स्वर में आलाप ले रहे थे। अब उन्होंने पाइप सुलगाई और कहा, आप लोग कौन सा खेल खेलना जानते हैं, ब्रिज या पोकर या रमी? अनीक अपने हाथ से सरो सामान को फर्श पर रखने के बाद चादर बिछाकर बैठने जा रहा था। तभी एक आवाज़ सुनाई दी। किसी दूसरे कमरे में कोई आदमी जूता पहनकर चहलकदमी कर रहा है। अनीक की तरफ देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ पाया। पैरों की आवाज़ थम गई। मिस्टर बनर्जी अचानक अपने मुंह से पाइप हटाकर जोरों से चिल्ला उठे, इज़ एनीबडी देयर? और हम तीनों गलियारे की तरफ बढ़ गए। अनीक अपने हाथ से मेरे कोट की आस्तीन थामे हुए था।
जूते की आवाज़ फिर से शुरू हुई। हम जैसे ही बाहरी गलियारे में पहुँचे, दूसरी तरफ के कमरे से एक आदमी बाहर निकल कर आया और हम पर नज़र पड़ते ही ठिठक कर खड़ा हो गया। वो एक भारतीय ही था। चेहरा दाढ़ी और मूँछों से भरा रहने पर भी वो भला और शिक्षित जैसा लगा। उसने कहा, हेलो। हम क्या कहें ये समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अजनबी ने खुद ही हमारे कौतूहल का निवारण कर दिया। मेरा नाम वेंकटेश है। आई एम ए पेंटर। आप लोग इस मकान के मालिक हैं या खरीदार? बनर्जी ने हंसते हुए कहा, दोनों में से एक भी नहीं। हम चक्कर लगाते लगाते यूं ही अचानक यहाँ पहुँच गए हैं। आई सी। मेरा ख्याल था अगर ये मकान मुझे मिल जाता तो अपने काम के लिए एक स्टूडियो बना लेता। टूटा फूटा रहने पर भी मुझे ऐतराज़ नहीं है। मालिक कौन है इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं, सॉरी। आप कर्नल मार्शल के यहाँ जाकर खोज खबर ले सकते हैं। सामने का रास्ता पकड़कर बाईं ओर जाइए, जाने में 5 मिनट लगेगा। थैंक यू कहकर मिस्टर वेंकटेश वहाँ से चले गए। गेट खोलने और बंद करने के बाद मिस्टर बनर्जी ने पहले की तरह ही एक ठहाका लगाते हुए कहा, मिस्टर सेनगुप्त, यह आदमी आपके साइमन या उस किस्म का कोई भूत वगैरह नहीं है। मैंने हंसकर कहा, कुल मिलाकर अभी 5:15 ही बजे हैं। इस बीच आप भूत की उम्मीद कैसे करते हैं? और ये भले आदमी अगर भूत थे तो 19वीं सदी के तो नहीं होंगे, क्योंकि वैसा होने पर उनका लिबास और ही तरह का होता। इस बीच हम बैठक में लौट आए हैं। अनीक ने फर्श पर बिछी चादर पर बैठते हुए कहा, झूठ मूठ की कल्पना पालने का मतलब है नर्वसनेस बढ़ाना। इससे बेहतर तो यही है कि हम ताश खेलें। पहले कुछ मोमबत्तियां जला लो, बनर्जी ने कहा। यहाँ शाम एकाएक उतर आती है। 2 मोमबत्तियां जलाकर हमने उन्हें लकड़ी के फर्श पर खड़ा कर दिया। उसके बाद फ्लास्क के ढक्कन में कॉफ़ी डाल डालकर बारी बारी से पी। एक बात मेरे मन में बहुत देर से घुमड़ रही थी, उसे बिना कहे रह नहीं सका। भूत का नशा मेरे सिर पर कितना सवार हो गया है, ये तथ्य मेरी बात से ही जाहिर होगा। बनर्जी की ओर मुखातिब होकर मैंने कहा, आपने बताया था कि कर्नल मार्शल ने यहाँ से कुछ फर्नीचर खरीदे थे। वे जब इतने निकट हैं तो उनसे क्या एक बात दरियाफ्त की जा सकती है? क्या? बनर्जी ने पूछा। एक ख़ास तरह की हाई बैक चेयर के बारे में। अनीक ने तनिक ऊब के साथ कहा, अचानक हाई बैक्ड चेयर के बारे में पूछकर क्या होगा? नहीं, यानी ब्राउन साहब ने लिखा है वो साइमन की बड़ी ही प्यारी कुर्सी थी। भूत होने के बाद ही वो उसी पर बैठता था और वो फायरप्लेस के पास रखी रहती थी। हो सकता है उसे यहाँ लाकर रखने से। अनीक ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम बनर्जी साहब की उस मॉरिस कार पर हाई बैक चेयर ले आओगे या हम तीनों ही उसे कंधे पर ढोकर ले आएं? तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है? बनर्जी ने हाथ उठाकर हम दोनों को चुप कराया और कहा, कर्नल मार्शल ने जो कुछ खरीदा है उसमें उस किस्म की कुर्सी नहीं है। ये बात मुझे मालूम है। मैं उसके घर पर अक्सर जाया करता हूँ। अगर वो कुर्सी वहाँ रहती तो मेरी निगाह में पड़ती ही। जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने 2 बुक केस, 2 ऑयल पेंटिंग, कुछ गुलदस्ते और शेल्फ सजाने की कुछ शौकिया चीज़ें, जिन्हें आर्ट्स ऑब्जेक्ट कहते हैं, खरीदी थीं। मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया। ताश निकाल कर फेंटना शुरू किया। बनर्जी ने कहा, रमी ही चले? और ये खेल तभी जमता है जब पैसा लगाकर खेला जाए। आप लोगों को इसमें कोई आपत्ति है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। तब इतनी बात ज़रूर है कि मैं ठहरा बैंक का मामूली कर्मचारी, बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की मुझे सामर्थ्य नहीं है। बाहर दिन की रोशनी फीकी हो गई है। हम खेल में तल्लीन हो गए। ताश के खेल में तकदीर कभी मेरा साथ नहीं देती है। आज भी वही हालत रही। मैं जानता हूँ अनीक मन ही मन नर्वस है, इसलिए अगर जीत उसकी हो तो मुझे बहुत कुछ निश्चिंतता का एहसास होगा, मगर उसका कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। एकमात्र मिस्टर बनर्जी की तकदीर उनका साथ दे रही है। वे विलायती स्वर गुनगुनाते जा रहे हैं और दांव पर दांव जीते जा रहे हैं। खेलते खेलते सन्नाटे के बीच एक बार एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके कारण मेरे उत्साह पर और अधिक पानी फिर गया। भुतहा मकान में बिल्ली का रहना भी उचित नहीं है। ये बात जब मैंने बनर्जी से कही तो वो हंसकर बोले, बट इट वॉज अ ब्लैक कैट। इसी गलियारे से होकर गया है। ब्लैक कैट तो भूत के साथ जाता ही है ना ये बात? खेल का सिलसिला चलता रहा। बीच में एक अनजान पक्षी की कर्कश आवाज़ के अतिरिक्त किसी तरह की आवाज़, दृश्य या घटना ने हमारी एकाग्रता में बाधा नहीं डाली। घड़ी 6:30 बजा रही है। कहा जा सकता है
बाहर रोशनी है ही नहीं। अच्छा ताश मिल जाने के कारण मैं लगातार 2 बार जीत चुका हूँ। इस बीच रमी का एक और दौर चल चुका है। तभी कानों में एक अस्वाभाविक आवाज़ आई। कोई बाहर से दरवाजे को खटखटा रहा है। हम तीनों के हाथ ताश समेत नीचे गिर पड़े। खट 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 खट। अनीक का चेहरा इस बार और भी उतर गया। मेरी भी छाती अंदर ही अंदर धड़क रही है, मगर बैनर्जी में घबराहट का नामो निशान तक नहीं है। अचानक सन्नाटे को भेद कर वे अपनी पुरजोर आवाज़ में चिल्ला उठे, हु इज़ इट? दरवाजे पर फिर खटखटाहट शुरू हो गई। बैनर्जी पता लगाने के लिए चटपट उठकर खड़े हो गए। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अकेले मत जाइए। हम तीनों एक साथ कमरे के बाहर आए। गलियारे में आने के बाद बाईं तरफ हमने एक आदमी को खड़ा पाया। वो सूट पहने है, उसके हाथ में लाठी है। अंधेरे में उसे पहचानना मुश्किल है। अनीक ने मेरी आस्तीन पकड़ ली, इस बार और ज़्यादा ज़ोर से। उसकी हालत देखकर मुझमें अपने आप एक साहस का भाव आ गया। इस बीच बैनर्जी कई कदम आगे बढ़ चुके थे। वे चिल्ला उठे, ओह हेलो डॉक्टर लार्किन, आप यहाँ? अब मैंने भी उस प्रौढ़ साहब को गौर से देखा। सोने के चश्मे के पीछे उसकी नीली आंखों में एक सिकुड़न आ गई और वो बोला, तुम्हारी मॉरिस गाड़ी बाहर दिखाई दी। उसके बाद देखा खिड़की से मोमबत्ती की रोशनी आ रही है, इसीलिए सोचा एक बार देख लूँ कि तुम पर किस पागलपन का भूत सवार हुआ है। बैनर्जी ने हंसकर कहा, मेरे इन 2 जवान मित्रों को एक अजीब एडवेंचर का शौक चढ़ाया है। कहा एवरग्रीन लॉज में बैठकर ताश खेलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जवानी ही इस तरह के पागलपन का वक्त हुआ करता है। हम बूढ़े सिर्फ अपने अपने घर के कोच में बैठकर पुरानी यादों को दोहराते हैं। वेल वेल, हैव अ गुड टाइम। लार्किन साहब ने हाथ उठाकर गुड बाय कहा और लाठी ठकठकाते हुए चले गए और हमें भी भूत की उम्मीद छोड़नी पड़ी। अब और क्या करें, हम फिर ताश खेलने में जुट गए। शुरू में मैं लगभग 4.5 रुपया हार रहा था। पिछले आध घंटे के दरमियान उसमें से कुछ वापस आ गया है। साइमन का भूत ना भी दिखे, मगर ताश में जीतकर अगर घर लौट सकूं तो आज का ये रहस्य रोमांच को सार्थक जैसा लगे। बीच बीच में आंखें घड़ी की तरफ चली जाती थीं। असली घटना कब घटी थी उसका वक्त मुझे मालूम नहीं। ब्राउन साहब की डायरी से पता चला था कि शाम के इसी वक्त वज्रपात से साइमन की मृत्यु हुई थी। मैं ताश बांट रहा हूँ। मिस्टर बैनर्जी अपनी पाइप सुलगा रहे हैं। अनीक कुल मिलाकर सैंडविच खाने के उद्देश्य से पैकेट में हाथ देने जा रहा है कि तभी उसकी आंखों की दृष्टि एक ही क्षण में बदल जाती है और उसके अंग प्रत्यंग जड़ जैसे हो जाते हैं। उसकी दृष्टि दरवाजे के बाहर गलियारे की तरफ टिकी हुई है। हम दोनों की भी दृष्टि स्वभावतया उसी ओर चली जाती है। जो कुछ देखता हूँ उसके कारण कई क्षणों के लिए मेरा गला भी सूख जाता है और सांसों का चलना बंद हो जाता है। बाहर गलियारे के अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें हमारी ओर अपलक ताक रही हैं। मिस्टर बैनर्जी का दाहिना हाथ आहिस्ता आहिस्ता कोट के वेस्ट पॉकेट की तरफ चला जाता है और ठीक उसी क्षण जादू की तरह वो मामला मेरे सामने स्पष्ट हो जाता है और मेरे मन से सारा भय दूर हो जाता है। मैंने कहा, पिस्तौल की ज़रूरत नहीं है साहब, ये वही काली बिल्ली है। मेरी बात से अनीक में भी साहस का संचार हुआ। बैनर्जी ने पॉकेट से हाथ बाहर निकाल कर कहा, हाउ रिडिकुलस। अब वे चमकती आंखें हमारे कमरे की तरफ आने लगीं। चौखट पार करते ही मोमबत्ती की रोशनी में मेरी बात सही साबित हुई। ये वही काली बिल्ली थी। चौखट पार कर बिल्ली बाईं तरफ मुड़ी। हमारी दृष्टि उसके साथ साथ घूम रही थी, उसका पीछा कर रही थी। अब कि हम तीनों के गले से एक साथ एक ही शब्द बाहर निकल आया। अकस्मात विस्मय होने पर जिस तरह शब्द निकलता है, ठीक उसी तरह का शब्द। इस शब्द के निकलने का कारण ये था कि जब हम ताश खेलने में व्यस्त थे, उसी बीच पता नहीं कहाँ से और कैसे एक गाढ़े लाल रंग के मखमल से लिपटी हुई हाई बैक्ड कुर्सी फायरप्लेस के पास आ गई थी। अमावस जैसे काली रात के अंधेरे में काली बिल्ली चुपचाप कुर्सी की तरफ बढ़ गई। उसके बाद वहाँ एक क्षण रुकी रही, फिर उसने एक छलांग लगाई और कुर्सी पर गुंजलक मार कर लेट गई। और उसी क्षण एक अजीब शब्द सुनकर मेरा शरीर विवर्ण हो गया। किसी एक अशरीरी वृद्ध की खिलखिलाहट के अंतराल से बार बार उच्चरित हो रहा है, साइमन 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 साइमन। और उसके साथ ही बचपने से भरी खुशियाँ और तालियों की गड़गड़ाहट। एक चीख सुनाई पड़ी और अनीक बेहोश हो गया।
और मिस्टर बनर्जी, वे अनीक को गोद में लेकर गलियारे से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैं भी अब बैठा नहीं रह सका। ताश, मोमबत्ती, फ्लास्क, चादर सब कुछ पड़े रह गए। सौभाग्य से बेंगलोर की सड़कों पर लोगों का आवागमन कम रहता है, वरना हमारी गाड़ी की तेज रफ्तार की चपेट में आकर उस समय कितने आदमी घायल होते कहना मुश्किल है। अनीक को गाड़ी में होश आ चुका था, मगर उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। पहले पहल मिस्टर बनर्जी के मुंह से आवाज़ निकली। अनीक के बेरा के हाथ से ब्रांडी का गिलास छीनकर एक ही घूंट में आधा गिलास पी गए और घरघराती आवाज़ में बोले, सो साइमन वाज ए कैट। मैं भी इस हालत में नहीं था कि कुछ बोलता, मगर मेरे मन ने हामी भरी। सचमुच साइमन ब्राउन साहब की अक्लमंद, मनमौजी, अभिमानिनी, आज्ञाकारिणी और लाडली थी। जिस साइमन की मृत्यु आज से 113 वर्ष पहले वज्रपात से हुई थी, ये वही पालतू काली बिल्ली थी। अभी आप सुन रहे थे सत्यजीत रे की लिखी हुई कहानी ब्राउन साहब की कोठी। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।